नमस्कार, जय हिंद। आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है सफलता बैच में। तो हम लोग सफलता बैच में अपना कंप्लीट रिवीजन कर रहे हैं और ये हमारा चैप्टर है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। अलजेब्रा का चैप्टर है। इसके पहले आपको पॉलिनोमियल को कंप्लीटली पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि पॉलिनोमियल का ही ये पार्ट है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। चलिए तो चैप्टर को शुरू करते हैं विदाउट अपना कोई भी समय वेस्ट करने से। तो ये चैप्टर आपको जो भी कराया जा रहा है इसकी सारी पीडीएफ और प्रैक्टिस शीट आपको कहाँ मिलती है? रैंकर्स बोर्ड्स के टेलीग्राम चैनल पर। तो मेक श्योर कि आप रैंकर्स बोर्ड्स का टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर ले क्योंकि आपको वहाँ पर नोट्स मिलते हैं। ये जो क्लास चलेगी इसका हैंड रिटन नोट्स और इसकी प्रैक्टिस शीट भी वहीं मिल जाएगी। चलिए तो मेरे प्यारे बच्चों, ये चैप्टर के जो टॉपिक्स हैं ये आपके सामने लिखे हुए हैं कि किन किन टॉपिक से सवाल बनते हैं, कौन कौन से टॉपिक्स पढ़ने हैं और कितने नंबर का ये पेपर आने वाला है। 5 नंबर का ये सवाल आने वाला है इससे। तो 2 या 3 क्वेश्चन आपको कहां पर मिलेंगे? ऑप्शनल वाले में मिलेंगे जो आपको स्टार्टिंग में 20 मिलने वाले हैं। उसके बाद 2 नंबर या 3 नंबर पर आपका एक सवाल बन जाएगा डिस्क्रिप्टिव वाला। तो सबसे पहले हम बेसिक इंट्रोडक्शन की बात करेंगे, फिर उसके बाद कंडीशन फॉर द सॉल्वेबिलिटी ऑफ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल की बात करेंगे। सॉल्यूशन आपको ग्राफिकल मेथड से भी आना चाहिए और सॉल्यूशन आपको अलजेब्राइक मेथड से भी आना चाहिए। इन्हीं सब चीजों पर बेस्ड आपको वर्ड प्रॉब्लम भी मिलेंगे जो कि बहुत आसान वाले मिलने वाले हैं क्योंकि कठिन वाले वर्ड प्रॉब्लम्स हटा दिए गए हैं सिलेबस से। ठीक है, चलिए एक एक करके सारी चीजों को सीखेंगे। इंट्रोडक्शन में अगर मैं बात करूं तो आपने क्लास 9th में भी लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल पढ़ा था। क्लास 9th में आपने क्या पढ़ा था? लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। और क्लास 10th में आप क्या पढ़ रहे हैं? पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। देखिए सबसे पहले समझ लेते हैं कि लीनियर इक्वेशन क्या होता है। इक्वेशन अ पॉलिनोमियल या एक ऐसा इक्वेशन जिसकी डिग्री कितनी हो? 1 हो, उसे क्या कहते हैं? लीनियर इक्वेशन कहते हैं। यानी डिग्री अगर 1 है तो लीनियर इक्वेशन हो गया। लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स की अगर मैं बात करूं, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स की अगर मैं बात करूं तो अब ऐसा लीनियर इक्वेशन जिसमें 2 वेरिएबल हो। फॉर एग्जांपल x एंड y, अगर हम 2 वेरिएबल्स की बात करें, ये 2 वेरिएबल हो गए, तो एक कैसा लीनियर इक्वेशन? ऐसा ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0। ये है आपका एक लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल जो कि आपके सामने दिखाई दे रहा है, जहां पर a b एंड c आर रियल नंबर्स। a b c क्या हो सकते हैं? रियल नंबर्स हो सकते हैं। और a इज नॉट इक्वल टू 0 एंड b इज नॉट इक्वल टू 0। दोनों एक साथ 0 नहीं होने चाहिए क्योंकि ये कांस्टेंट हो जाएगा। क्लियर है सभी लोगों को? तो ये एक लीनियर इक्वेशन है, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल है। अगर मैं आपसे कहूं कि सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन अगर आपको फाइंड आउट करना हो तो क्या करेंगे? सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। एक एक करके चैप्टर की हर टॉपिक्स को पढ़ेंगे, हर चीजों को समझेंगे। सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का मतलब ये हुआ कि एट x इज इक्वल टू अल्फा एंड एट x इज इक्वल टू बीटा, सॉरी y इज इक्वल टू बीटा, तो क्या हो जाएगा? a अल्फा प्लस b बीटा प्लस c इज इक्वल टू 0 आपको मिलेगा। तो ये आपका हो जाएगा लीनियर इक्वेशन। ठीक है, यानी इसी लीनियर इक्वेशन की वैल्यू, सपोज हमारे पास एक इक्वेशन है, एग्जाम्पल 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 9। ठीक है, ये आपका लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल है। मैंने कहा एट x इज इक्वल टू 1 एंड y इज इक्वल टू 2, इसका सॉल्यूशन क्या होगा? ठीक है, एट x इज इक्वल टू 1 या इसका सॉल्यूशन अगर हमें फाइंड आउट करना है, ये तो इसके लिए वेरीफाई नहीं करेगा। अगर हमको इसका सॉल्यूशन फाइंड आउट करना है तो हम इसमें पुट कर सकते हैं x इज इक्वल टू, अगर हम 1 पुट करते हैं तो y की वैल्यू निकल जाएगी 2 इंटू 1 प्लस 3y इज इक्वल टू 9, देन 3y इज इक्वल टू 7, देन y इज इक्वल टू 7/3। देन यहाँ पर सॉल्यूशन इसका क्या हुआ? x इज इक्वल टू 1 एंड y इज इक्वल टू 7/3 इज द सॉल्यूशन। यानी वो x और y की वैल्यू जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करे वो आपकी क्या कहलाएगी? सॉल्यूशन ऑफ द गिवन लीनियर इक्वेशन। ठीक है, क्लियर? ये तो हम अभी बेसिक बात कर रहे हैं आपको, लेकिन एक इंपॉर्टेंट चीज यहां पर मैंने सिखा दी कि अगर आपको एक लीनियर इक्वेशन दिया रहे तो आप इसकी वैल्यूज कैसे फाइंड आउट करते हैं। आपको एक x की वैल्यू पुट करनी है और y की वैल्यू उसके अकॉर्डिंगली आपकी निकल जाती है। आप x की वैल्यू चेंज करते जाइए, y की वैल्यू चेंज होती जाएगी। आपकी इच्छा है y की वैल्यू पुट करिए, x की वैल्यू चेंज होती जाएगी। ठीक है, ये बात समझ में आई? चलिए अब हम बात करने वाले हैं पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल की। पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन टू इन टू वेरिएबल। जब हम बात कर रहे हैं पेयर की,
यानी साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, यानी दो लीनियर इक्वेशंस की हम बात कर रहे हैं। तो जब हम दो लीनियर इक्वेशंस की बात कर रहे हैं तो a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0, और दूसरा क्या होगा a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये हो गए दो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। यहां पर हम कह सकते हैं कि a1 b1 c1 and a2 b2 c2 are real numbers, a1 is not equal to 0, b1 is not equal to 0, c1 is not equal to 0 and d1 is not, sorry c1 नहीं, a2 and b2 is not equal to 0। ठीक है भाई, इतनी बात समझ में आ रही है सभी लोगों को? तो ये है आपका लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल और ये है इसके पेयर। अब अगर मैं बात करूं इसका सॉल्यूशन ऑफ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, अब आपको समझ में आ रहा होगा कि भैया अगर हमारे पास दो इक्वेशन है और x और y की वो वैल्यू जो दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई करे वो इसका सॉल्यूशन होगा, यानी वो x और y की वैल्यूज जो दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई करे, ठीक है, तो वो हमारी x और y की वैल्यू होगी। ठीक है, तो ये बेसिक बात होगी। लीनियर इक्वेशन आपको कैसा दिखता है? डिग्री 1 का दिखता है। दो वेरिएबल की बात करें तो ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0 के फॉर्म में आपको दिखाई देता है। इसका अगर आपको सॉल्यूशन फाइंड आउट करना है, अगर आपको मैं एक सिंगल लीनियर इक्वेशन दूं तो ये x और y की इनफाइनाइट वैल्यूज पर सेटिस्फाई करेगा, यानी अगर सिंगल लीनियर इक्वेशन हो तो उसके इनफाइनाइट सॉल्यूशन निकल सकते हैं। जिस तरीके से हमने यहां देखा, मैंने आपको बताया कि x की वैल्यू आप 0 पुट करते तो y की वैल्यू डिफरेंट आती, y की वैल्यू 0 पुट करते तो x की वैल्यू डिफरेंट आती। इस तरीके से आपके पास ढेर सारे सॉल्यूशन एक लीनियर इक्वेशन के आ सकते हैं। चैप्टर हमारा क्या है? पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। तो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल की जब हम बात कर रहे हैं तो a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। सॉल्यूशन जब हम फाइंड आउट करने जाएंगे तो वो x और y की वैल्यू जो दोनों ही इक्वेशन को सेटिस्फाई करे। अब जैसे मैंने आपको एक इक्वेशन दे दिया 3y प्लस 7x इज इक्वल टू -9। अब मैंने पूछा आप सभी लोगों से, छोटे छोटे बच्चों, आप सभी लोग बताइए कि इसमें a की वैल्यू क्या है, b की वैल्यू क्या है, c की वैल्यू है क्या है। तो आप जब भी ऐसा सवाल आएगा और आप सॉल्व करने जाएंगे तो सबसे पहले इसको आप जनरल फॉर्म में लिखने की कोशिश करेंगे। 7x प्लस 3y -9 को इधर लाएंगे, ये हो जाएगा +9 इज इक्वल टू 0। अब आप इसको कंपेयर किससे करेंगे? a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0। तो हमारे पास यहां से क्या आया? a1 की वैल्यू 7 आई, b1 की वैल्यू 3 आई और c1 की वैल्यू क्या आ गई? 9 आ गई। ठीक है, तो इस तरीके से आपको सारी वैल्यूज फाइंड आउट करनी होती है। क्लियर है? चलिए, अब बेसिकली आपको इस चैप्टर में क्या पढ़ाया जाता है? इस चैप्टर में आपको पढ़ाया जाता है सॉल्यूशन को फाइंड आउट करना। अगर आपके पास दो इक्वेशन हो तो दो इक्वेशन को अगर आप सॉल्यूशन की फाइंड आउट करने जाएंगे तो यहां पर मैं लिखता हूं सॉल्यूशन ऑफ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। ठीक है, सॉल्यूशन ऑफ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। तो जब हम सॉल्यूशन की बात करते हैं तो ये हम दो तरीके से फाइंड आउट कर सकते हैं। अगर आपके पास दो इक्वेशन दिए गए हैं तो आप उसको एक तो ग्राफिकल मेथड से फाइंड आउट कर सकते हैं, ग्राफिकल मेथड से फाइंड आउट कर सकते हैं, और दूसरा है अलजेब्राइक मेथड। अब आपको पढ़ के ही समझ में आ रहा है कि ग्राफिकल मेथड का मतलब हो गया कि वी गोना फाइंड आउट बाय प्लॉटिंग द ग्राफ। ठीक है, और अलजेब्राइक मेथड में हम क्या करने जा रहे हैं? सॉल्व करने जा रहे हैं इक्वेशंस को अलग अलग तरीके से। अलजेब्राइक मेथड में आपको दो मेथड पढ़ना है, एक आपको पढ़ना है सब्स्टिट्यूशन और दूसरा आपको पढ़ना है क्या? एलिमिनेशन। ठीक है, अब जैसे आपको मैंने दो कोई इक्वेशन दे दिया a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0 और दूसरा दे दिया a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। आपसे मैं पूछूंगा कि आपको इसका सॉल्यूशन फाइंड आउट करना है, तो आप या तो पूरा सॉल्व करके सॉल्यूशन फाइंड आउट करोगे। उससे पहले अगर आपसे कोई पूछ लिया
किसका सॉल्यूशन आएगा कि नहीं आएगा, ये अगर आपको फाइंड आउट करना है तब क्या करेंगे, देखिए ये भी आपसे पूछा जाएगा। कंडीशन ऑफ सॉल्वेबिलिटी ऑफ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। अगर कंडीशंस की बात करें, हम कंडीशंस की बात करें, किन किन कंडीशंस में आपको सॉल्यूशन मिलेगा। एक तो आपको सॉल्यूशन मिलेगा, एक चीज होता है कंसिस्टेंट और दूसरा होता है इनकंसिस्टेंट। इसका मतलब क्या होता है? कंसिस्टेंट का मतलब हो गया कि देयर विल बी अ सॉल्यूशन ना, कंसिस्टेंट का मतलब हो गया देयर विल बी सॉल्यूशन, यहां पर आपको सॉल्यूशन मिलेगा। और इनकंसिस्टेंट का मतलब हो गया नो सॉल्यूशन। तो ये वो कंडीशन है जिसमें आपको सॉल्यूशन नहीं मिलेगा और ये वो कंडीशन है जिसमें आपको सॉल्यूशन मिलेगा। यानी अगर आपको दो इक्वेशन को सॉल्व करने के बाद कोई सॉल्यूशन मिल रहा है, एक मिल रहा है, दो मिल रहा है, चार मिल रहा है, इनफाइनाइट मिल रहा है, वो कंडीशन आपकी क्या कहलाएगी? कंसिस्टेंट कंडीशन कहलाएगी। और जिस कंडीशन में आपको सॉल्यूशन नहीं मिल रहा है वो क्या कहलाएगा? आपका इनकंसिस्टेंट कहलाएगा। इतनी बात समझ में आ रही है? नहीं भी समझ में आ रही होगी तो सारी चीजें समझ में आ जाएगी। अब आइए समझते हैं एक एक करके हर चीजों को। अब आपके पास मैंने अगर आपको दो इक्वेशन दे दिए, a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0 और दूसरा दे दिया a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। आपको दो इक्वेशन दिया रहेगा, उन दोनों इक्वेशंस का यूज करके आप यहां से क्या फाइंड आउट करेंगे? a1 b1 c1 a2 b2 और c2। ठीक, इसके बाद आप क्या फाइंड आउट करेंगे? a1 अपॉन a2 b1 अपॉन b2 और c1 अपॉन c2 फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, स्टेप समझिए। आप सबसे पहले आपके पास इक्वेशन लिखा रहेगा, आप इसको जनरल फॉर्म में लिखेंगे। यहां से आप a1 b1 c1 a2 b2 c2 की वैल्यूज फाइंड आउट करेंगे। फिर a1 अपॉन a2 b1 अपॉन b2 और c1 अपॉन c2 ये फाइंड आउट करेंगे। इसके बाद आप देखेंगे पहला कंडीशन, इफ a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2। अगर आपको ये कंडीशन मिला, if a1 upon a2 is not equal to b1 upon b2, then you will say it have unique solution। यूनिक सॉल्यूशन का मतलब होता है एक सॉल्यूशन, वन सॉल्यूशन। ठीक है, तो यहां सॉल्यूशन मिल रहा है तो ये कैसा केस है? कंसिस्टेंट केस है। ठीक है, ऑन ग्राफ अगर आप देखेंगे, ग्राफ आपको जब आप ग्राफ पेपर पे इन दो लाइंस को प्लॉट करेंगे, जिस कंडीशन में आपको a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2 मिल रहा है, वो ग्राफ आपको कुछ लाइंस इंटरसेक्टिंग मिलेंगे, यानी इसे क्या कहते हैं? इंटरसेक्टिंग लाइंस। ग्राफ पे आपको ये चीज इंटरसेक्टिंग मिलेगी। अभी आपको इसको और अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करूंगा। दूसरा कंडीशन होता है a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज इक्वल टू c1 अपॉन c2। ठीक है, अगर ये कंडीशंस आपको मिलती है तो ये होता है आपका इनफाइनाइट सॉल्यूशन। ये है इनफाइनाइट सॉल्यूशन का कंडीशन। इस कंडीशन में भी आप कहेंगे कि ये कंसिस्टेंट है, क्योंकि जिस कंडीशन में आपको सॉल्यूशन मिलेगा वो लाइंस क्या कहलाएंगी? कंसिस्टेंट कहलाएंगी। और जब आप इसको ग्राफ पर प्लॉट करोगे तो ये लाइन आपको एक दूसरे के ऊपर ही दिखाई देंगे कुछ इस तरीके से, और इसे कहते हैं कोइंसिडेंट लाइन। इसे कहते हैं कोइंसिडेंट लाइंस। ठीक है, तीसरा कंडीशन वो है जिस कंडीशन में आपको सॉल्यूशन नहीं मिलने जा रहा है। a1 अपॉन a2 तो b1 अपॉन b2 के बराबर होता है, बट ये c1 अपॉन c2 के बराबर नहीं होता है। इस कंडीशन में आपको नो सॉल्यूशन मिलेगा, और जिस कंडीशन में आपको सॉल्यूशन नहीं मिलता है उसे कहते हैं इनकंसिस्टेंट। इस कंडीशन में आप ग्राफ को देखोगे तो ग्राफ आपका इस तरीके से पैरेलल दिखाई देता है, ये एक दूसरे को टच भी नहीं करती हैं, पैरेलल लाइंस ये होती हैं। ठीक है, इसको बहुत ध्यान से समझो क्योंकि इस पर बेस्ड आपको डेफिनेटली क्वेश्चन मिलने वाला है। इन कंडीशंस को अच्छे तरीके से समझने की कोशिश करो।
आपको सवाल दिया रहेगा, आप हमेशा इसको इस फॉर्म में लिखेंगे, यानी a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0 के फॉर्म में लिखेंगे। उसके बाद यहां से आप a1 b1 c1 a2 b2 c2 की वैल्यूज निकालेंगे बाहर, फिर यहां से a1 अपॉन a2 b1 अपॉन b2 और c1 अपॉन c2 फाइंड आउट करेंगे। फिर पहला कंडीशन अगर आप चेक करते हैं, अगर a1 अपॉन a2 की वैल्यू b1 अपॉन b2 के बराबर नहीं है तो आपको डेफिनेटली एक सॉल्यूशन मिलने जा रहा है, यानी एक x और y की वो वैल्यू मिलेगी जो दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगी। ठीक, तो यानी ये यूनिक सॉल्यूशन होगा, इकलौता सॉल्यूशन होगा, और ये कंडीशन कंसिस्टेंट की है। ग्राफ पर जब आप प्लॉट करेंगे तो लाइंस एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हुई दिखाई देंगी, यानी इंटरसेक्टिंग लाइंस होंगी। दूसरा कंडीशन है a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज इक्वल टू c1 अपॉन c2। इस कंडीशन में आपको इनफाइनाइट सॉल्यूशन मिलेंगे, यानी ढेर सारे सॉल्यूशन, और ये कंडीशन आपकी कंसिस्टेंट हुई, क्योंकि जिस कंडीशन में आपको सॉल्यूशन मिलेगा वो कंसिस्टेंट ही कहलाता है। और जब आप ग्राफ पे प्लॉट करोगे तो यहां पर लाइंस एक दूसरे के ऊपर ही होती हैं, तो इसे कहते हैं कोइंसिडेंट लाइंस। तीसरी कंडीशन होती है जब a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 बट नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2, यानी आपको नो सॉल्यूशन, कोई भी सॉल्यूशन नहीं मिलेगा। यह है इनकंसिस्टेंट की कंडीशन, और यहां पर ग्राफ पे देखोगे तो ये पैरेलल लाइंस होती हैं। ठीक है, क्लियर है? इतनी बात समझ में आ गई? चलो बहुत बढ़िया। अब आपको मैं सिखाता हूं कि यानी अब आप क्वेश्चंस देखकर ये पता कर सकते हो कि आपको ग्राफ पे प्लॉट करना है तो लाइंस कैसी दिखेंगी, या फिर सॉल्यूशन फाइंड आउट करना है तो कितने सॉल्यूशन मिलेंगे। आंसर नहीं मिलेगा इससे, ये कंडीशन से आपको ये पता चल जाएगा कि एक सॉल्यूशन होगा, कि इनफाइनाइट सॉल्यूशन होगा, कि सॉल्यूशन मिलेगा ही नहीं। ठीक है, यानी डायरेक्टली देख के आप इतना तो काम कर सकते हैं। ठीक है, अब आपको अगर सॉल्यूशन फाइंड आउट करना है तो आपके पास दो मेथड है, मैंने बताया। पहला आपका है ग्राफिकल मेथड और दूसरा है आपका एल्जेब्राइक मेथड। ग्राफिकल मेथड अभी आपको सिखाने जा रहा हूं, एल्जेब्राइक मेथड इसके बाद सीखेंगे। ठीक है, तो ग्राफिकल मेथड का तरीका क्या होगा, आपको दो मैं एग्जांपल ले लेता हूं कोई एक। 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 7, 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 7 एंड 4x माइनस 3y इज प्लस 1। 4x माइनस 3y प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये मैंने एक क्वेश्चन ले लिया। अब हमें क्या करना है, इसका ग्राफ प्लॉट करना है। अब आपको पहली चीज पता क्या होनी चाहिए कि अगर लाइन इंटरसेक्टिंग है, अगर कुछ ग्राफ पे आपको ऐसा मिलता है तो ये क्या कहते हैं, यूनिक सॉल्यूशन। अभी मैंने पीछे बताया है यूनिक सॉल्यूशन, यानी इंटरसेक्टिंग लाइन। दूसरा है अगर ग्राफ पर आपको लाइंस एक दूसरे के ही ऊपर दिखती हैं, ग्राफ पर दिखती हैं, यानी ये कोइंसिडेंट लाइंस होती हैं, कोइंसिडेंट लाइंस, और यहां पर इनफाइनाइट सॉल्यूशन मिलते हैं, इनफाइनाइट सॉल्यूशन। तीसरी चीज, अगर ये आपको ग्राफ पर दो लाइंस एक दूसरे के पैरेलल दिखती हैं, यानी यहां पर आपको कोई भी सॉल्यूशन नहीं मिलेगा, नो सॉल्यूशन, और यहां पर ग्राफ आपको कैसा दिख रहा है, पैरेलल लाइंस दिख रही है। इस कंडीशन में अगर मैं आपसे पूछूं तो सॉल्यूशन क्या होगा, एक्स और वाई की वैल्यू क्या होगी, तो ये जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट देख रहे हैं ना, इस पर आपको एक्स और वाई का कोऑर्डिनेट मिलेगा। अब आप अपने दिमाग से सोचो, ये वो पॉइंट है जो इस लाइन पर भी लाई कर रहा है और इस लाइन पर भी लाई कर रहा है, यानी दोनों ही लाइन को सेटिस्फाई करेगा ये पॉइंट, यानी ये एक्स और वाई की वैल्यू इस लाइन को भी सेटिस्फाई करेगी और इस लाइन को भी सेटिस्फाई करेगी। तो इसलिए हमारा यहां पर क्या होता है, यूनिक सॉल्यूशन, और ये कंडीशन है इंटरसेक्टिंग वाली लाइन। ठीक है, दूसरा, अब आप देखो इस लाइन पर ही दूसरी लाइन अगर पड़ रही है, यानी यहां भी मीट कर रहा है, यहां भी, यहां भी, यहां भी, यहां भी, यहां भी, हर जगह देखोगे कई सारे ऐसे पॉइंट है जो दोनों ही लाइन को सेटिस्फाई करेंगे, यानी ये लाइंस पर आपको ढेर सारे सॉल्यूशन मिलेंगे, यानी इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन मिलेंगे जो दोनों लाइन को सेटिस्फाई करे। तीसरा कंडीशन देखिए, दो पैरेलल लाइंस हैं। अब दो पैरेलल लाइंस कभी मीट करती हैं क्या, नहीं, नेवर टच ईच अदर। तो अगर ये कभी एक दूसरे से मिलेंगी ही नहीं तो हमें कोई ऐसा पॉइंट ही नहीं मिलेगा जो दोनों ही लाइन को सेटिस्फाई करे। ठीक है, क्लियर? तो ये नो सॉल्यूशन पैरेलल लाइन, ये कंसिस्टेंट का कंडीशन है और ये इनकंसिस्टेंट का कंडीशन है। अब आपको सवाल मिलेगा तो आप कैसे करोगे, इसको सीख लो। देखो, जब आपको सवाल मिलेगा तो सबसे पहले आपको लाइन ड्रॉ करने आनी चाहिए। तो मान लीजिए हमें पहला इसको ड्रॉ करना है, तो 2x
प्लस वाई इज इक्वल टू 7 है, तो हम यहाँ पर एक बॉक्स बनाएंगे जिसमें हम x और y की वैल्यूज फाइंड आउट करेंगे फॉर दिस इक्वेशन ओनली। तो यहाँ पर हमने लिखा x और यहाँ लिखा y। सपोज हम x की वैल्यू 0 पुट करते हैं तो हमारे पास y की वैल्यू क्या मिलेगी 7, और सपोज हम y की वैल्यू 0 पुट करते हैं तो हमें x की वैल्यू क्या मिलेगी 7/2। किसी भी लाइन को ड्रॉ करने के लिए मिनिमम आपको 2 पॉइंट्स की रिक्वायरमेंट होती है। सपोज हम एक और ले लेते हैं, तो हमने सपोज y की वैल्यू x की वैल्यू 1 रख दी, तो ये हो गया y की वैल्यू 5। ठीक है, यहाँ देखिए 2 रखिए, 2 उधर जाएगा तो y की वैल्यू 5 हो जाएगी। तो हमारे पास कोऑर्डिनेट आ चुके हैं, a कोऑर्डिनेट आ चुका है 0,7, b कोऑर्डिनेट आ चुका है 7/2,0 और c कोऑर्डिनेट आ चुका है 1,5। तो जिस तरीके से हमने इस वाली लाइन के लिए कोऑर्डिनेट्स फाइंड आउट किए हैं, इसी तरीके से हम दूसरी लाइन के लिए भी फाइंड आउट करेंगे, दैट इज 4x माइनस 3y प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पर सेम आपको इसी तरीके से बॉक्स बनाना है, और अब इस इक्वेशन के लिए आपको x और y की वैल्यूज फाइंड आउट करनी है। सपोज हम x की वैल्यू अगर 0 पुट करते हैं तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी, यहाँ से हम देख लीजिए 4x इज इक्वल टू 3y प्लस 1 हो जाएगा। तो x की वैल्यू अगर 0 पुट करते हैं तो y की वैल्यू आई थिंक, अरे ये माइनस हो जाएगा, y की वैल्यू 1/3 हो जाएगी, 1/3 हो जाएगी। और यहाँ पर अगर हम y की वैल्यू 0 पुट कर दें तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी -1/4 हो जाएगी, -1/4 हो जाएगी। अगर हम x की वैल्यू 1 पुट कर दें तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी, अगर हम x की वैल्यू अगर हम 1 पुट कर दें तो ये 1 इधर आएगा तो 5/3। अब हमारे पास ये कोऑर्डिनेट है d कोऑर्डिनेट, d है आपका 0,1/3, e है हमारा -1/4,0 और f है हमारा 1,5/3। ठीक, सपोज मैं आपको ये इक्वेशन दिया हूं, सपोज एक सेकंड बहुत गर्मी है इसमें, ये कुछ ज्यादा कपड़े मैंने पहन लिए ना इसलिए गर्मी लग रही है। देखिए अब मैं आपसे कह रहा हूं, सपोज मैंने आपको ये इक्वेशंस दिए हैं और आपको मैंने पूछा कि देख के बताओ कि इसके कितने सॉल्यूशन होंगे, तो आप यहां से a1/a2 निकालेंगे, a1/a2 निकालेंगे तो ये आ जाएगा 2/4 यानी 1/2। b1/b2 निकालेंगे तो ये आ जाएगा 1/3 यानी -1/3। इसी से हमें पता चल गया कि a1/a2 जो है नॉट इक्वल टू b1/b2 है, यानी इसका हमें यूनिक सॉल्यूशन मिलने जा रहा है। ठीक है, यानी 1 सॉल्यूशन। ग्राफ पे अगर मैं पूछूं तो ये कैसा मिलेगा, इंटरसेक्टिंग लाइन। ठीक है, अब हमें इसका ग्राफ ड्रॉ करना है तो हम एक और पेज पर जाते हैं, नेक्स्ट पेज पर, वहां पर हम इसका ग्राफ ड्रॉ करेंगे। तो ग्राफ पेपर आपको कुछ इस प्रकार से मिलता है, इस प्रकार से आपको ग्राफ पेपर मिलता है। यहाँ पर आपका 0 होता है, ये है आपका 1, ये है आपका 2, ये है आपका 3, 4, 5, 6, इधर नेगेटिव होता है -1, -2, -3, -4, ऊपर होता है पॉजिटिव 1, 2, 3, 4, 5, नीचे होता है आपका नेगेटिव -1, -2, -3। ठीक है, जैसा जरूरत होगा वैसा ले लेंगे। ए कोऑर्डिनेट हमारा 0,7, तो 0 यानी x पर 0 और y पर 7, तो 6 और 7 मान लेते हैं यहाँ कहीं है, तो ये है हमारा ए कोऑर्डिनेट 0,7। ठीक है, फिर b है हमारा 7/2,0 यानी 3.5,0, ये है हमारा b, तो b है हमारा 3.5,0। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों को मिला देंगे कुछ इस प्रकार से। ठीक है, ये आपका एक स्ट्रेट लाइन बन गया। अब ये लाइन किसके लिए है, ये लाइन है आपका पहला इक्वेशन, दैट इज 2x + y = 7 के लिए, 2x + y = 7 के लिए। अब हम दूसरी लाइन को प्लॉट करेंगे, दैट इज d है आपका 0,1/3, 0,1/3 कुछ यहां कहीं आएगा, d है आपका 0,1/3 और e है हमारा -1/4,0, -1/4,0 कुछ यहां पर आएगा e पॉइंट। तो हम क्या करेंगे, इन दोनों को मिला देंगे, और अभी देखो आप इसको ग्राफ पर ड्रॉ करोगे तो आप ज़्यादा बेटर सॉल्यूशन फाइंड आउट करोगे, और यहाँ पर हमारा कुछ इधर उधर हो सकता है। और f है हमारा 1,5/3, तो 1,5/3 कुछ यहाँ पर आएगा। ठीक है, तो ये है आपका सॉल्यूशन। ठीक है,
क्लियर? यानी ये जहां मीट करता है, ये मीटिंग पॉइंट, ये इंटरसेक्टिंग पॉइंट ही आपका क्या होता है, सॉल्यूशन होता है। तो इसके रिगार्डिंग आप x और y की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। सपोज मेरा x आ रहा है 2.5 और y आ रहा है मेरा 2, ठीक है। अभी हो सकता है कि मेरा गड़बड़ हो, किसको, क्योंकि मेरा ग्राफ एकदम एग्जैक्ट नहीं है, मेरा ग्राफ इधर उधर हो सकता है 3,2 आ रहा हो, जो भी है, बट लगभग यही आंसर आएगा। इसको अभी हम इसी सवाल को सब्स्टिट्यूशन मेथड से भी देखेंगे। अब जैसे आपने यहां पर ग्राफ ड्रॉ किया, कभी कभी आपसे एग्जामिनर क्या पूछेगा, कभी कभी आपसे एग्जामिनर कहेगा कि इन दोनों लाइंस और वाई एक्सिस से घेरा हुआ, यानी क्लोज्ड एरिया का, क्लोज्ड फिगर का एरिया फाइंड आउट करो, इसका एरिया पूछ लेगा। या फिर इन दोनों लाइंस का विथ एक्स एक्सिस, यानी ये वाला, ये एरिया आपसे पूछ लेगा। तो कभी भी ये सारी चीजें पूछी जा सकती हैं। यहां पर मैं आपको बता देता हूं कि इस लाइन का इक्वेशन होता है y इज इक्वल टू 0 और इस लाइन का इक्वेशन होता है x इज इक्वल टू 0। ठीक है भाई, समझ में आ रही चीजें? ग्राफ प्लॉट करने समझ में आया? उम्मीद करता हूं कि आपको बेहतर समझ में आया होगा। तो ग्राफिकल मेथड से, अब जैसे हो सकता था कि ये लाइंस कभी आपको इस तरीके से एक लाइन आपने ऐसी प्लॉट की, दूसरी लाइन भी इसी पर आ जाती, तो हाँ इनफाइनाइट हो जाता। हो सकता है कि आप लाइंस को ऐसे, एक लाइन यहाँ आती और एक लाइन यहाँ आ जाती, तो यहाँ पर आपको सॉल्यूशन नहीं मिलता। यहाँ पर लाइंस आपको कैसी मिली है, इंटरसेक्टिंग, जो कि मैंने पहले ही कहा था कि आपको इंटरसेक्टिंग मिलेगी। ठीक, चलिए, सॉल्यूशन बाय एल्जेब्राइक मेथड। अब आपको दो मेथड पढ़ाना है मुझे सॉल्यूशन का, दैट इज एल्जेब्राइक मेथड। पहला है आपका सब्स्टिट्यूशन मेथड। देखिए, अब इसी इक्वेशन को लेते हैं 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 7, 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 7 और 4x माइनस 3y प्लस 1 इज इक्वल टू 0, 4x माइनस 3y प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब सब्स्टिट्यूशन मेथड में क्या करना है एक बार में सीखो। आप कोई भी, देखो सुनो मेरी बात ध्यान से, इनमें से कोई भी एक इक्वेशन पकड़ लो। सपोज मैंने ये पकड़ लिया, ठीक है, यहां से आप या तो x या तो y की वैल्यू निकालो। तो सपोज मैं y की वैल्यू निकालता हूं तो y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 7 माइनस 2x। ठीक है, ये है आपका इक्वेशन नंबर फर्स्ट और ये है आप इक्वेशन नंबर सेकंड। अब ये जो y इज इक्वल टू 7 माइनस 2x आया है, आप इसको उठाकर इस इक्वेशन में पुट कर दो, तो यहां पर हो जाएगा 4x माइनस 3 टाइम्स ऑफ, अब y की जगह हम ये रखेंगे 7 माइनस 2x, ब्रैकेट लगाएंगे, ध्यान रखिएगा, प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब ये लीनियर इक्वेशन जानते हो, एक वेरिएबल में चेंज हो गया। सब्स्टिट्यूशन मेथड यही कराता है कि आपका एक वेरिएबल, दो वेरिएबल से एक वेरिएबल का इक्वेशन बना देगा और एक वेरिएबल को सॉल्व करने के लिए एक इक्वेशन इनफ होता है। तो यहां पर हम सॉल्व करेंगे तो 4x माइनस 21 प्लस 6x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो 6 4 10x और 21 में से 20 गया तो इधर हो जाएगा 20, यानी x की वैल्यू कितनी आ गई, 2 आ रही है। ठीक है, और शायद ग्राफ पे हमारी x की वैल्यू हमारी भी 2 आई थी, तो हमने गलत लिखा था, 2.5, 2 लिख दिया था, मेरे अकॉर्डिंगली 2, 2.5 होना चाहिए। चलिए y की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। अब ये जो x की वैल्यू आ गई ना, अब आप इसको इसमें पुट कर दो y में, तो y मिल जाएगा आपको, y इज इक्वल टू 7 माइनस 2 इंटू 2, तो ये आ जाएगा 7 माइनस 4, यानी हियर वी है y इज इक्वल टू 3। तो y की वैल्यू 3 आ रही है। अब आप कहोगे भैया ग्राफिकल में आपका गड़बड़ क्यों आ रहा है, अब बता दूं गड़बड़ क्यों आ रहा है। गड़बड़ इसलिए आ रहा है कि हमारा देखो गैपिंग 1 2 3 4 5 6 और 7 कहीं यहाँ होगा, तो जब मैं यहाँ से लाइन को प्लॉट करता तो ये लाइन कहीं ऊपर यहाँ मिलती। ठीक है, तो हमारा ग्राफ ड्रॉ करने में गड़बड़ हुआ है, आंसर इसका 2,3 आना चाहिए। ठीक है, आप इसको वेरीफाई कर लेंगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, बट सब्स्टिट्यूशन मेथड से आपका एकदम करेक्ट आ जाएगा अलजेब्राइक से। ठीक है, तो मेथड समझ में आया। सब्स्टिट्यूशन में क्या करना है, आपको इस दोनों इक्वेशन में कोई भी एक इक्वेशन चूज कर लेना है, उसमें से x या y की वैल्यू निकालनी है। अब आपने इस इक्वेशन का यूज किया, यहां से आपने y की वैल्यू निकाली, तो उसी y की वैल्यू को दूसरे इक्वेशन जिसको आपने अभी तक टच भी नहीं किया है उसमें पुट कर देना है। ठीक है, आसान है सब्स्टिट्यूशन। चलो, अब इसी को हम लोग करते हैं एलिमिनेशन से, एलिमिनेशन मेथड। तो एलिमिनेशन मेथड क्या है,
2x प्लस वाई इज इक्वल टू 7, इसी इक्वेशन को लीजिए 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 7 और 4x माइनस 3y इज इक्वल टू -1, 1 को उधर भेज दीजिए -1, ठीक है। अब आपको करना क्या, एलिमिनेशन का मतलब होता है किसी एक वेरिएबल को एलिमिनेट करना। क्या करना है, एलिमिनेट करना। एलिमिनेट कैसे करेंगे, आपको किसी एक वेरिएबल के कोफिशिएंट को बराबर करना होता है, ठीक है। जैसे यहां x का कोफिशिएंट 2 है और यहां पर x का कोफिशिएंट 4 है, तो अगर मैं चाहता हूं कि यहां पर भी x का कोफिशिएंट 4 हो जाए तो मुझे इस पूरे ऊपर वाले इक्वेशन में 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ये 1 इक्वेशन और ये 2 में, अगर मैं इस इक्वेशन में 2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये इक्वेशन क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा आपका 4x प्लस 2y इज इक्वल टू 14। आपकी इच्छा होती आप 3 से मल्टीप्लाई करके y का भी कोफिशिएंट बराबर कर सकते थे, ठीक है, उसमें भी कोई गलती नहीं थी। तो अब ये हो गया इक्वेशन नंबर फर्स्ट, अब चेंज होकर इक्वेशन नंबर थर्ड बन गया है। और सेकंड को हम सेकंड की तरीके से लिख देंगे 4x माइनस 3y इज इक्वल टू -1। अब हम यहां पर क्या करेंगे, यहां पर 4x है और यहां पर प्लस 4x है, अगर मैं सब्सट्रैक्ट कर दूं माइनस यहां प्लस और यहां प्लस, जहां माइनस है जहां प्लस है वहां माइनस, जहां माइनस है वहां प्लस, जहां प्लस माइनस है वहां प्लस लगा दिया, यानी हम इक्वेशन नंबर थर्ड में से इक्वेशन नंबर सेकंड को सब्सट्रैक्ट कर रहे हैं। तब हमारे पास क्या होता है, तो 4x से 4x कट गया और 3y प्लस 2y कितना हो जाता है 5y और 14 प्लस 1 हो जाता है आपका 15 और y इज इक्वल टू कितना आ जाता है आपका 3, ठीक है। y की वैल्यू 3 आ गई। अब y की वैल्यू अगर 3 आ गई है आपकी, तो आप x की वैल्यू किसी भी एक इक्वेशन में पुट कर दीजिए। सपोज आप इसमें पुट कर लीजिए 2x प्लस y इज इक्वल टू 7 है, y की वैल्यू कितनी है 3 पुट कर दीजिए 2x प्लस 3 इज इक्वल टू 7, देन 2x इज इक्वल टू 4, देन x इज इक्वल टू 2, ठीक है। उम्मीद करता हूं कि आपको एलिमिनेशन बहुत अच्छे तरीके से आता होगा। सिंपल प्रोसेस है, आपको किसी एक कोफिशिएंट को बराबर करना होता है। उसके लिए आप जो भी तरीका अपनाना चाहे, मल्टीप्लाई या फिर डिवाइड करके x या फिर y का कोफिशिएंट बराबर करेंगे। अगर यहां पर साइन डिफरेंट है, सपोज मैं यहां y का कोफिशिएंट बराबर करता तो यहां पर साइन डिफरेंट तो मैं ऐड कर देता, क्योंकि ये इससे कट जाता। अगर साइन सेम है तो मैं सब्सट्रैक्ट करूंगा, और जब भी सब्सट्रैक्ट करते हैं तो जहां प्लस होता है वहां माइनस हो जाता है, जहां माइनस है वहां प्लस हो जाता है, ठीक है। एलिमिनेशन क्या सभी बच्चों को समझ में आया, ठीक है, क्लियर है। चलिए, इसके बाद आपको वर्ड प्रॉब्लम में सवाल से सिखाऊंगा, सवाल आपके पास आएंगे। वर्ड प्रॉब्लम किन किन टॉपिक्स पर आता है मैं आप सभी लोगों को बता देता हूं। देखिए, वर्ड प्रॉब्लम मेजरली आपको जो इस साल पूछा जाएगा, पहला कॉस्ट रिलेटेड प्रॉब्लम, कॉस्ट रिलेटेड प्रॉब्लम, दूसरा नंबर बेस्ड प्रॉब्लम, नंबर बेस्ड या फिर फ्रैक्शन वाले सवाल, ठीक है। तीसरा आपको एज बेस्ड प्रॉब्लम पूछे जाएंगे, एज बेस्ड, और तो मुझे नहीं लगता है कि कोई भी, कॉस्ट रिलेटेड हो गया, नंबर बेस्ड हो गया, फ्रैक्शन हो गया, एज बेस्ड हो गया, और जो भी आपका आता है टाइम एंड वर्क, इन सब सारी चीजों पर नहीं पूछा जाएगा, क्योंकि ये सभी चीज इसमें चले जाते हैं 1/x में, और ये वाला आपसे सिलेबस से हटा दिया गया है, ठीक है। स्पीड पर पूछ दिया जा सकता है, स्पीड डिस्टेंस पर, लेकिन ये भी बहुत कम चांस है, बट लेस चांसेस है, ठीक है। तो इनको हम लोग सवाल से सीख लेंगे। चलिए, अब आपके स्क्रीन पर सवाल आएंगे, अब आप एक एक करके सवाल लगाएंगे। ये पिछले साल का सवाल है, 2022-23 का। It's too hot. चलिए, ये पिछले साल का सवाल है। सवाल क्या है, द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन दिस एंड दिस रिप्रेजेंट्स टू लाइंस विच आर इंटरसेक्टिंग होंगी कि पैरेलल होंगी, कोइंसिडेंट होंगी कि आइदर इंटरसेक्टिंग और पैरेलल होगी। तो मैंने कहा था कि सबसे पहले आपको क्या करना है, 2x इज इक्वल टू 5y प्लस 6 को a1x प्लस b1y प्लस c1 के फॉर्म में लिखना है, यानी पहले x वाला, फिर y वाला, फिर आपका c कांस्टेंट टर्म, ये लिख दिया। और सिमिलरली इसको 15y इज इक्वल टू
15y इज इक्वल टू 6x माइनस 18। इसको हमने 6x को इस साइड बुला लिया तो ये हो गया -6x प्लस 15y और -18 को इस साइड बुला लिया तो प्लस 18 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। ठीक है, अब यहां से हम इसको कंपेयर करेंगे किससे, a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0 और दूसरा है हमारे पास a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0 से कंपेयर करेंगे। अब जब हम कंपेयर करते हैं तो हमारे पास a1 की वैल्यू क्या आती है 2, b1 की वैल्यू क्या आती है -5, c1 की वैल्यू क्या आती है -6, a2 की वैल्यू क्या आती है हमारे पास -6, b2 की वैल्यू क्या आती है 15 और c2 की वैल्यू क्या आती है 18। अब हम यहाँ से क्या फाइंड आउट करते हैं, a1 अपॉन a2 की वैल्यू, तो a1 अपॉन a2 2 अपॉन -6, 2 अपॉन -6 इसको और सॉल्व करेंगे तो वी विल गेट -1 अपॉन 3। b1 अपॉन b2 की वैल्यू क्या आती है हमारे पास -5 अपॉन 15, -5 अपॉन 15 यानी हियर वी हैव -1/3 और c1 अपॉन c2 की वैल्यू क्या आती है हमारे पास -6 अपॉन 18 यानी हियर वी हैव -1/3। अब हम देख रहे हैं a1 अपॉन a2, b1 अपॉन b2 और c1 अपॉन c2 तीनों -1/3 है तो हमारे पास क्या मिल गया, a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज इक्वल टू c1 अपॉन c2। तो अगर ऐसी कंडीशन आपको मिलती है तो ये कौन सी कंडीशन है, कोइंसिडेंट लाइन आपको मिलती है यानी इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, तो ये पिछले साल का सवाल है, इस तरीके के सवाल आपसे पूछे जाते हैं। चलिए दूसरा सवाल, सीबीएसई क्वेश्चन बैंक 2021-22 का ये सवाल है। सवाल क्या है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ k such that the following pair of equations have infinitely many solution। तो आपको इसके लिए क्या याद होना चाहिए, कंडीशन। इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन के लिए कंडीशन क्या होती है, a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज इक्वल टू c1 अपॉन c2। तो यहां पुट करिए, a1 की वैल्यू क्या है 1, 1 अपॉन a2 की वैल्यू क्या है -3 इज इक्वल टू b1 की वैल्यू क्या है -2 अपॉन k इज इक्वल टू c1 की वैल्यू क्या है -3 इधर आ जाएगा +9 इधर आ जाएगा। तो कोई भी दो ले लो तो ये हो जाएगा -1/3 इज इक्वल टू -2 अपॉन k। तो k इधर गया तो k इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 6। तो डी इज द करेक्ट आंसर। क्लियर है, यानी आपको ये कंडीशंस याद रखनी है, इसमें वैल्यू पुट करनी है। कोई भी दो इक्वेशन ले लो, इसको ले लो इसको या इसको ले लो, सॉल्व कर दो, k की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 3, द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन कंसिस्टेंट है कि इनकंसिस्टेंट है, कंसिस्टेंट विथ वन सॉल्यूशन है कि कंसिस्टेंट विथ मेनी सॉल्यूशन है। देखिए सेम काम करेंगे, a1 अपॉन a2 की वैल्यू फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे। यहां पर a1 कितना है 3/2 और a2 यहां पर कितना है 9 यानी 3 अपॉन 18 यानी 1 अपॉन 6। फिर b1 अपॉन b2 की वैल्यू देखेंगे, b1 कितना है 5/3 और b2 कितना है 10, ये हो जाएगा 5/30 यानी 1/6। ठीक है, a1 अपॉन a2 b1 अपॉन b2 के बराबर आ गया। c1 अपॉन c2 देखते हैं, c1 अपॉन c2 है आपका -7 और -14, -7 अपॉन -14 यानी ये आ गया आपका 1/2। तो हमें क्या मिल रहा है, a1 अपॉन a2 तो b1 अपॉन b2 के बराबर है बट इट इज नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2, ये c1 अपॉन c2 के बराबर नहीं है। तो ये कौन सी कंडीशन होती है, इनकंसिस्टेंट की। इस पे ग्राफ आपको कैसा मिलता है, पैरेलल लाइंस। ठीक है भाई, चलो क्वेश्चन नंबर 4, इफ अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इज कंसिस्टेंट, अगर एक पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन कंसिस्टेंट है देन द लाइंस विल बी, कंसिस्टेंट की बात कर रहा है, पैरेलल होंगी, ऑलवेज कोइंसिडेंट होंगी, इंटरसेक्टिंग और कोइंसिडेंट या ऑलवेज इंटरसेक्टिंग। तो कंसिस्टेंट में मैंने आपको दो कंडीशन सिखाया है ना, एक इंटरसेक्टिंग वाला और एक कोइंसिडेंट वाला। इंटरसेक्टिंग में आपको एक सॉल्यूशन मिलता है, कोइंसिडेंट में आपको इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस मिलते हैं। पांचवा, द पेयर ऑफ इक्वेशन y इज इक्वल टू 0 एंड y इज इक्वल टू -7 हैज,
y इज इक्वल टू 0 एंड y इज इक्वल टू -7। अब आप कहोगे भैया x का टर्म नहीं है। देखो कई सारे बच्चे इसको ऐसे करते हैं, 0x प्लस y इज इक्वल टू प्लस 0 इज इक्वल टू 0 और 0x प्लस वाई प्लस 7 इज इक्वल टू 0। तो हियर उन्हें क्या मिलता है, यहाँ पर उन्हें a1 अपॉन a2 तो 0/0 होता है, तो 0/0 इज नॉट डिफाइंड, और b1 अपॉन b2 उन्हें 1/1 मिलता है, और ये आपको मिलता है 0/7। ठीक है, तो 0/0 को हम लोग 1 ही मानते हैं। अभी मैं इसको ग्राफ पे सिखा दूंगा। तो ये दोनों बराबर होते हैं, बट ये इसके बराबर नहीं होता, क्योंकि 1 इज नॉट इक्वल टू 0, 1 इज नॉट इक्वल टू 0। तो अगर 1 इज नॉट इक्वल टू 0 तो ये क्या होता है आपका, ये दोनों बराबर होते हैं, ये बराबर नहीं तो पैरेलल लाइन। लेकिन अगर आपको इसमें भी कंफ्यूजन होता है तो आप इसको ग्राफ पर जब ड्रॉ करोगे, y इज इक्वल टू 0 की लाइन मैंने आपको बताई थी ना, ये होती है y इज इक्वल टू 0, यानी ये वो लाइन है जिस पर y की वैल्यू हमेशा 0 होती है। और y इज इक्वल टू -7 की लाइन समथिंग नीचे होगी आपकी, ये होगी y इज इक्वल टू -7। तो ये और ये लाइन क्या हो जाएंगी, पैरेलल, तो आपको कोई भी सॉल्यूशन नहीं मिलेगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6, वीडियो को पॉज करिए और अटेम्प्ट करिए। For what value of k do the equations 3x minus y plus 8 is equal to 0 and 6x minus ky is equal to -16 represent coincident lines? क्या रिप्रेजेंट करती हैं, कोइंसिडेंट लाइन। कोइंसिडेंट लाइन का मतलब एक लाइन दूसरे लाइन के ऊपर, यानी इनफाइनाइट सॉल्यूशन। ये सब याद आ जाना चाहिए आपको। इनफाइनाइट सॉल्यूशन की कंडीशन याद आनी चाहिए, a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज इक्वल टू c1 अपॉन c2। तो यहां से अपने पास क्या हो जाएगा, 3 अपॉन 6 इज इक्वल टू -1 अपॉन -1 अपॉन -k इज इक्वल टू +8 अपॉन 16, यानी 1/2 किसके बराबर है, 1/k के, यानी k किसके बराबर है, 2k। आसान सवाल, किसी को कोई समस्या इसमें नहीं होनी चाहिए। चलो तब 7वां सवाल कर दो फटाक से। 7वां सवाल, अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन विच हैज यूनिक सॉल्यूशन x इज इक्वल टू 2 एंड y इज इक्वल टू -3 ईच। तो इसमें से कौन सा ऐसा पेयर ऑफ इक्वेशन है जिसका यूनिक सॉल्यूशन x इज इक्वल टू 2 और y इज इक्वल टू -3 है। तो पहला है 1/2 -1/3, ये भी सही है। 2/4 5/10, ये तो आपका होगा ही नहीं। 2/3 -1/2 इसमें भी पॉसिबल है। 1/1 -4/1 इसमें भी पॉसिबल है। तो पहले इसी को वेरीफाई कर लेते हैं। इसमें पुट करते हैं 2 -3 इज इक्वल टू -1, हाँ आ रहा है। 2 दूना 4 -9 प्लस 9, 9 4 13, ये नहीं होगा। इसमें देखते हैं 2 दूना 4 प्लस 3, इसमें भी नहीं होगा। इसमें देखता हूं 2 + 12 -14 इज इक्वल टू 0, हाँ सही है। वैल्यू पुट कर रहा हूं, कुछ नहीं, वैल्यू पुट कर रहा हूं, जिसको सेटिस्फाई कर देगा वो मेरा आंसर हो जाएगा। 2 + 3 + 13। अब कुछ गड़बड़ कर दिया हमने, मतलब यहाँ पर एक बार मैं फिर से देखता हूँ। 2 दूना 4, 3 3 9, 9 4 13, ठीक है, गड़बड़ है। और इसमें देखूं 2 दूना 4, 4 3 7, 2 दूना 4 और 3 7, एक गड़बड़ यहीं पे हो गया। इसमें क्या गड़बड़ था, 2 दूना 4 और -3 3 +9, 9 4 13 हो जाना चाहिए। यहाँ भी गड़बड़ है। यहाँ पे क्या गड़बड़ हो रहा है, ये भी गड़बड़ आ रहा है। 2 + 3 + 13 आ जा रहा है, ये तो 0 हो ही नहीं सकता। इसमें ये गड़बड़ हो रहा है, इसमें ये गड़बड़ हो जा रहा है। 4 + 3 7 आ जा रहा है, ये तीनों गड़बड़ है। और ये क्या है, 1/2, यहाँ पर तो a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 हो जा रहा है, तो ये तो होगा ही नहीं। ये तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन इसमें मिलेगा। एक बार इसको आप लोग क्रॉस वेरीफाई करके बताइएगा कि क्या इसका आंसर मैं गड़बड़ कर रहा हूँ कि यहाँ पे कुछ गड़बड़ ही दिया हुआ है। ऐसा होना तो नहीं चाहिए यार। 2 - 3 -1 सही है। 2 दूना 4, 3 3 9, 9 4 13 हो गया। 2 दूना 4 3 7 हो जा रहा है, और इसमें यहाँ गड़बड़ हो जा रहा है। 2 3 5 13 5 18।
एक बार वेरीफाई करिएगा। चलिए 8वां सवाल, इन अ ट्रायंगल ए बी सी एंगल ए इज इक्वल टू एक्स डिग्री, एंगल बी इज इक्वल टू 3x माइनस 2 डिग्री एंड एंगल सी इज इक्वल टू y डिग्री, ऑल्सो एंगल सी माइनस एंगल बी इज इक्वल टू 9 डिग्री, द सम ऑफ द ग्रेटेस्ट एंड द स्मॉलेस्ट एंगल ऑफ दिस ट्रायंगल इज। ठीक है, यानी सबसे पहले आपको फाइंड आउट करना पड़ेगा क्या स्मॉलेस्ट एंगल कितना है और ग्रेटेस्ट एंगल कितना है। ठीक है, तो पहले x की वैल्यू ही फाइंड आउट करनी पड़ेगी। आपको पता है कि एक ट्रायंगल है, a है, b है, c है, तो ये तो होता है ना a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू क्या होता है, a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 180 तो होता ही है, यानी x प्लस 3x माइनस 2 प्लस y इज इक्वल टू 180 होगा, यानी 4x प्लस y इज इक्वल टू 182 होगा। दूसरा आपको ये दिया गया है माइनस c माइनस बी, यानी y माइनस एंगल c माइनस एंगल b इज इक्वल टू 9 डिग्री, यानी y माइनस 3x माइनस 2 इज इक्वल टू 9 डिग्री, यानी y इज इक्वल टू 3x माइनस 2 प्लस 9। हमने इसको इस साइड भेज दिया तो 3x प्लस 7, y इज इक्वल टू 3x प्लस 7। सब्सटीट्यूट कर देते हैं इसको इसमें, तो ये हो जाएगा 4x प्लस 3x प्लस 7 इज इक्वल टू 182, तो ये हो जाएगा 7x इज इक्वल टू 182 माइनस 7, यानी ये हो जाएगा 175 इज इक्वल टू 7x, तो x इज इक्वल टू आ जाएगा 7 दूना 14, 7 पचे 35, तो x इज इक्वल टू 25 आ गया। तो x इज इक्वल टू 25, तो y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 82, तो यानी ये एंगल कितना हो जाएगा 82, ये एंगल कितना हो जाएगा 25 और ये कितना हो जाएगा 25 थे 75, 75 में से 2 गया 73, तो सबसे बड़ा ये है, सबसे छोटा ये है, तो द सम ऑफ द ग्रेटेस्ट एंड द स्मॉलेस्ट, यानी 82 प्लस 25, 5 2 60, 8 2 10, 107 डिग्री आ गया है सभी लोगों का क्या 107 डिग्री सबका आंसर आ गया है, वेरी गुड। चलिए क्वेश्चन नंबर 9, अब आपको वर्ड प्रॉब्लम्स दिखाई दे रहे हैं, ये नंबर बेस्ड वर्ड प्रॉब्लम है, ऑप्शनल है, तो ऑप्शनल की तरीके से भी सोचना सीखेंगे और सवाल सॉल्व करने भी सीखेंगे। देखिए, द सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ ए 2 डिजिट नंबर इज 9, यानी 2 डिजिट नंबर के डिजिट्स का सम कितना दिया गया है 9। इफ 27 इज सब्सट्रैक्टेड फ्रॉम द नंबर इट्स डिजिट्स आर इंटरचेंज्ड, विच ऑफ दीज इज द प्रोडक्ट ऑफ द डिजिट्स ऑफ द नंबर, यानी आपको ऑप्शन से भी इस सवाल को नहीं सॉल्व कर पाओगे। तो मानते हैं जब भी ऐसा सवाल आता है तो 2 डिजिट नंबर को हम मानते हैं, एक 2 डिजिट नंबर क्या होता है 10x प्लस y। ठीक है, तो यूनिट डिजिट क्या हो गया, यूनिट डिजिट हमारा हो गया y, और टेंस डिजिट क्या हो गया, टेंस डिजिट हो गया हमारा x। ठीक है, तो हमें नंबर क्या मिल जाएगा 10x प्लस y। अब कह रहा है द सम ऑफ द डिजिट्स, यानी x प्लस y बराबर आपको दिया गया है कितना 9। ठीक है, इफ 27 इज सब्सट्रैक्टेड फ्रॉम द नंबर इट्स डिजिट्स आर इंटरचेंज, यानी अगर हम 10x प्लस y में से 27 सब्सट्रैक्ट कर दें तो जो हमें आंसर मिलेगा वो डिजिट्स अपने प्लेसेस को इंटरचेंज कर देंगे, यानी 10y प्लस x मिलेगा, यही है इसका मतलब। तो हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 9x, 10y को इधर करेंगे तो माइनस 9y और 27 को उधर करेंगे तो 27, 9 कॉमन लेंगे तो x माइनस वाई इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 3। तो अब अपने पास एक इक्वेशन है x प्लस वाई इज इक्वल टू 9 और दूसरा इक्वेशन है x इज इक्वल टू x माइनस वाई इज इक्वल टू 3। सॉल्व कर लेंगे, एलिमिनेशन से कर लें, सब्सटीट्यूशन से कर लें, जिससे मन करे उससे कर लें। तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 9, x माइनस वाई इज इक्वल टू 3, दोनों कट गया तो 2x इज इक्वल टू 12, तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 6। तो अगर x इज इक्वल टू 6 है तो y इज इक्वल टू 3, तो नंबर क्या हो जाएगा हमारा 63 हो जाएगा। अब अगर नंबर 63 है तो प्रोडक्ट ऑफ द डिजिट्स क्या हो जाएगा 6 18। तो बहुत प्यारा क्वेश्चन था, आपको बहुत सारी चीजें इस क्वेश्चन से सीखने को मिली हैं। क्या आप लोगों को समझ में आया? 2 डिजिट नंबर हमने 10x प्लस वाई क्यों माना है? अगर ये आपको कंफ्यूजन है तो आप समझिए। देखिए 74 एक नंबर है, ये क्या होता है 7 इंटू 10 प्लस 4, ये आपका टेंस डिजिट हो गया और ये आपका यूनिट डिजिट हो गया। आप 68 ले लीजिए, ये टेंस डिजिट है, ये यूनिट डिजिट है, ये कैसा मिलेगा 6 इंटू 10 प्लस वाई, तो ये 10 हर में होता है, इसीलिए नंबर हम क्या मानते हैं 10x प्लस वाई। ठीक है भाई, चलो क्वेश्चन नंबर 10।
व्हाट इज द वैल्यू ऑफ q इफ p बाई 2 प्लस 3q इज इक्वल टू 6 एंड 2p माइनस 2q इज इक्वल टू 10। सॉल्व कर लीजिए। देखिए यहां से अगर हम 2 कॉमन ले लें तो p माइनस q इज इक्वल टू 5 आ जाएगा, यानी q इज इक्वल टू आ जाएगा हमारे पास क्या, या p इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, p इज इक्वल टू q प्लस 5 आ जाएगा। इसको पुट कर दीजिए इसमें, q प्लस 5 बाई 2 प्लस 3q इज इक्वल टू 6, एलसीएम ले लीजिए, q प्लस 5 प्लस 6q इज इक्वल टू 12, तो हो जाएगा 7q इज इक्वल टू 7, 7q इज इक्वल टू 7, देन q इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 1। इजी है, सब्स्टिट्यूशन से हमने सॉल्व कर लिया भाई। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, if x is equal to a and y is equal to b is the solution of the equation x minus y is equal to 2 and x plus y is equal to 4, then a and b की वैल्यू बताइए। ये पिछले साल का सवाल है शायद, क्या मे बी। x माइनस वाई इज इक्वल टू आपको क्या दिया गया है 2 और x प्लस वाई इज इक्वल टू आपको क्या दिया गया है 4। सॉल्व कर लीजिए, इन दोनों को काट देंगे क्योंकि यहाँ पर कोफिशिएंट बराबर है और साइन चेंज है, तो ऐड कर रहे हैं 2x इज इक्वल टू 6 देन x इज इक्वल टू 3। तो अगर x की वैल्यू 3 है तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी 1, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, इजी क्वेश्चन है। 12, द लार्जर ऑफ द टू सप्लीमेंट्री एंगल्स एक्सीड्स द स्मॉलर बाय 18 देन द एंगल्स आर। यहां पर आपको एक कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए कि सप्लीमेंट्री एंगल्स क्या होते हैं। दो ऐसे एंगल्स जिनका सम कितना होता है 180 डिग्री। ठीक है, तो मान लेते हैं कि x और y दो एंगल हैं, तो इनका सम कितना है x प्लस वाई इज इक्वल टू 180 डिग्री। हमने मान लिया कि x इज ग्रेटर देन y, देन कह रहा है कि द लार्जर यानी x लार्जर एक्सीड द स्मॉलर बाय 18, यानी x में से अगर y घटाएंगे तो आपको कितना मिलेगा 18। x बड़ा है y से कितना 18 डिग्री, इन दोनों को बराबर है तो काट दिया, ऐड किया तो 2x इज इक्वल टू 198, तो x इज इक्वल टू आ गया दोनों 18 99। तो अगर एक 99 तो दूसरा क्या हो जाएगा 81, अभी तो डिफरेंस 18 बनेगा। ठीक है, इजी क्वेश्चन डन। सभी लोगों को यहां तक चीजें समझ में आई। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 से आपका स्टार्ट हो जाता है डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस। फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ के की किस वैल्यू के लिए द फॉलोइंग पेयर ऑफ द लीनियर इक्वेशंस हैव इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन। इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन का मतलब a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज इक्वल टू c1 अपॉन c2। ठीक है, आइए तो यहां पर वही वैल्यू पुट करेंगे, 2 अपॉन एक्स का कोफिशिएंट k प्लस 1 किसके बराबर जाएगा 3 अपॉन 2k माइनस 1 इज इक्वल टू -7 यानी 7 अपॉन 4k प्लस 1। तो कोई भी दो इक्वेशन सॉल्व कर लीजिए। इसको सॉल्व कर लेते हैं, 2 अपॉन k प्लस 1 इज इक्वल टू 3 अपॉन 2k माइनस 1, मल्टीप्लाई करिए 4k माइनस 2 इज इक्वल टू 3k प्लस 1, सॉरी 3k प्लस 3, तो ये इधर आ जाएगा तो k हो जाएगा और ये इधर जाएगा तो 5, तो k की वैल्यू क्या आ गई 5। आप चाहें तो क्रॉस वेरीफाई कर सकते हैं, पुट करके देखेंगे इन दोनों बराबर मिलेंगे आपको। 3 अपॉन 9 इज इक्वल टू 7 अपॉन 21, यहाँ देखिए 1/3 और यहाँ देखिए 1/3। ठीक है, तो यानी हमारा आंसर बिल्कुल सही है। आपका मन करता तो आप इन दोनों को भी लेकर सॉल्व कर सकते थे, कोई दिक्कत नहीं होती। चलिए क्वेश्चन नंबर 14, फाइंड द वैल्यूज ऑफ k सो दैट द पेयर ऑफ इक्वेशंस हैज अ यूनिक सॉल्यूशन। अब आप कहोगे भैया यूनिक सॉल्यूशन की कंडीशन से याद करते हैं तो हमें मिलता है a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2। तो a1 की वैल्यू में रखूं तो यहाँ पर 1 और यहाँ a2 की वैल्यू रखूं तो 3 इज नॉट इक्वल टू 2 अपॉन k, यानी k इज नॉट इक्वल टू 6। तो सॉल्यूशन क्या होगा, किन वैल्यू के लिए आपको इसका यूनिक सॉल्यूशन मिलेगा। k की वैल्यू 6 नहीं होनी चाहिए, फॉर वैल्यू other than 6 the given equation have unique solution। ठीक है, 6 के अलावा जितनी भी वैल्यूज होंगी उनके लिए आपको क्या मिलेगा यूनिक सॉल्यूशन, क्योंकि k की वैल्यू क्या आ रही है 6 आ रही है।
अगर आप 6 की जगह 7 रख दें तो 1/3 इज इक्वल टू 2/7, क्या ये बराबर होगा? नहीं, ये बराबर नहीं होगा। लेकिन अगर आप 1/3 इज इक्वल टू 2/6 रख देंगे, k रख देंगे 6, तो ये क्या हो जाएगा 1/3 और ये भी 1/3, तो इसके लिए क्या हो जाएगा? ये यूनिक सोल्यूशन नहीं होगा। यानी k की वैल्यू 6 के अलावा जितनी भी हो, k 6 नहीं होना चाहिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 15, फिर से वही सवाल है, हैव इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन वाला है टर्म, तो डरना नहीं है, सेम तरीके से करेंगे। k/1 इज इक्वल टू 1/k इज इक्वल टू k²/1, कोई भी ले लीजिए आप, इन दोनों को लीजिए। k² इज इक्वल टू क्या मिल रहा है? 1। तो k की वैल्यू क्या क्या पॉसिबल है? +-1। अब कई सारे बच्चे पूछेंगे भैया 1 होगा कि -1 होगा, तो इसको वेरीफाई करने के लिए आप इसको यूज करिए। यहां से आप देखेंगे तो आपको क्या मिलेगा? 1 इज इक्वल टू k³। तो k³ आपको किस कंडीशन में मिलता है? जब आप k की वैल्यू यहाँ पर +1 पुट करते हैं तो यू विल गेट 1 इज इक्वल टू 1। अगर k की वैल्यू आप -1 पुट करते हैं तो यू विल गेट 1 इज इक्वल टू -1, विच इज नॉट पॉसिबल। यानी k इज इक्वल टू 1 इज द सॉल्यूशन। ये सेटिस्फाई कर रहा है, ये नहीं कर रहा है, ठीक है। इसलिए हमने k की वैल्यू 1 लेंगे और k की वैल्यू -1 नहीं होगी। यहां से आपको दोनों वैल्यू मिल रही थी, अगर आप यहीं पर छोड़ते हैं तो एग्जामिनर आपका नंबर काटेगा। मेक श्योर कि वेरीफाई करिए यहां के कंडीशन से, ठीक है भाई, ये क्लियर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 16, डिटरमाइन ग्राफिकली द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द वर्टिसेस ऑफ द ट्रायंगल्स द इक्वेशंस ऑफ व्हिच साइड्स आर 2y - x इज इक्वल टू 8, 5y - x इज इक्वल टू 14 एंड y - 2x इज इक्वल टू 1, ठीक है। तो आपको 3 लाइन पहले ड्रॉ करनी है और वो लाइंस जब आपके ग्राफ पर ड्रॉ हो जाएंगी तो वो कहीं ना कहीं एक दूसरे से तीनों मिल रही होंगी। उन वर्टिसेस को, इंटरसेक्टिंग पॉइंट्स को आपको फाइंड आउट करना है। तो लाइंस फटाफट से ड्रॉ कर लेते हैं। इस लाइन के लिए आप बॉक्स बनाएंगे x और y। मैंने बताया है कि 2 ही पॉइंट से आपका काम हो जाएगा। एक बार x को 0 रखेंगे तो y की वैल्यू क्या मिल जाएगी 4, और y को 0 रखते हैं तो x की वैल्यू क्या मिल जाती है -8। इसके लिए देखेंगे तो x और y की वैल्यू, x की वैल्यू 0 रखते हैं तो y की वैल्यू मिल जाती है 2.8, और y की वैल्यू 0 रखते हैं तो x की वैल्यू क्या मिल जाएगी -14। इसके लिए देखेंगे x और y, x की वैल्यू 0 पुट करते हैं तो y की वैल्यू 1, और y की वैल्यू 0 पुट करते हैं तो x की वैल्यू -0.5, ठीक है। बहुत सिंपल है। अब इन सारे पॉइंट्स को आपको ग्राफ पर प्लॉट करने होते हैं। देखिए मेरे पास ग्राफ पेपर नहीं है, मैं आपको छोटे में समझा रहा हूँ। मैंने लिख दिया 0, मैंने 1 की जगह यहाँ लिख दिया 2, यहाँ 4, यहाँ 6, यहाँ 8, यहाँ 10, यहाँ 12, ठीक है। क्योंकि एक चीज़ मुझे चाहिए, -14 चाहिए यहाँ पे, तो इधर मिलेगा 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, -14, -12, -10, -8, -6, -4, -2, -2, -4, -6, 2, 4 और 6, मैंने 2 की गैपिंग की है, ठीक है। आप अपनी इच्छा से कर सकते हैं ग्राफ पेपर पर। अब मैं पॉइंट्स को प्लॉट करता हूं, तो मैं इसके लिए लिख देता हूं a है 0,4 और b है आपका -8,0। तो a कहाँ हो जाएगा 0,4, यहाँ पर कहीं, ये हो गया a, और b क्या है -8,0, यहाँ हो जाएगा, ये हो गया b। तो मैं क्या करूँगा, इसको ऐसे मिला दूंगा, ठीक है। तो ये किस लाइन की इक्वेशन है, 2y - x इक्वल टू 8 की, ठीक है। बहुत आसान है। 0,2.8, इसके लिए मैंने लिख दिया c है 0,2.8 और d है आपका -14,0। तो c को मैंने पुट किया 0,2.8 यानी 3, यानी यहाँ लगभग आएगा, ये हो गया c। और d मैंने कहाँ पुट किया, यहाँ, ये है d। अब इसको मुझे मिलाना है ऐसे, ठीक है। थोड़ा सा तिरछा हो गया, और सीधा करने की कोशिश करते हैं, फिर गड़बड़ हो गया, अरे रे रे, ओहो हो, ये तो पूरी लाइन ही चली गई मेरी। चलिए थोड़ा बहुत टेढ़ा सीधा चलेगा। एक मैंने 2.8 यहाँ पे सी मार्क किया था, ठीक है, समथिंग यहाँ, ठीक है। क्लियर हो सकता है -14 मेरा यहाँ आ रहा हो, ठीक है। समझ में आ रहा है ना, प्लॉटिंग तो समझ में आ रही है। चलो तीसरा है ई पॉइंट, मैंने ले लिया 0,1, 0,1 ई है 0,1 का समथिंग यहाँ हो जाएगा,
और एफ है हमारा -0.5, 0,1 और -0.5, कुछ गड़बड़ हो रहा है क्या? अच्छा ऐसे हो जाएगा। तो ये तीनों लाइंस जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट्स हैं जहां पर मिल रही, एक आपका ये कोऑर्डिनेट हो गया, एक आपका ये कोऑर्डिनेट हो गया और एक आपका ये कोऑर्डिनेट हो गया। ठीक है, ये है आपका ट्रायंगल। जो आपको ट्रायंगल रिक्वायर्ड था वो ये ट्रायंगल है। तो दूसरे पेन से करूं ये। कभी कभी आपको इससे इसका एरिया किसी तरीके से सवाल आ सकता है। तो ये है, अगर इसका कोऑर्डिनेट में देखूं तो ये अप्रोक्सीमेटली 3,5 के आसपास आ रहा है, ये अप्रोक्सीमेटली 1,3 के आसपास आ रहा है और ये अप्रोक्सीमेटली -3,2 के आसपास आ रहा है। आप एक बार वेरीफाई करिएगा ग्राफ पर, असली ग्राफ पर प्लॉट करके। आपको समझ में आया ना कि करना कैसे ग्राफ वाला सवाल। पॉइंट्स निकालने हैं, दो पॉइंट इनफ होते हैं, ग्राफ पर लाइन को ड्रॉ करना है, जहां इंटरसेक्ट करे वो आपका पॉइंट्स हो गया, वर्टिसेस ऑफ द ट्रायंगल। चलिए क्वेश्चन नंबर 17, फिर से ग्राफिकल वाला सवाल आ गया आपके पास। The line x plus 3y is equal to 6 and 2x minus 3y is equal to 12 and x is equal to 0 are enclosing a beautiful triangular park. Find the point of intersection of the lines graphically and the area of the park. It all measurement are in किलोमीटर। ठीक है, चलिए सेम काम है आपका। इसके लिए आप बॉक्स बनाएंगे, x y, x की वैल्यू 0 पुट करेंगे तो y की वैल्यू 2 और y की वैल्यू 0 पुट करेंगे तो x की वैल्यू 6। इसके लिए आप बॉक्स बनाएंगे, बहुत आसान है यार, ग्राफ डरते हो तुम लोग बस। x की वैल्यू 0 पुट करेंगे तो y की वैल्यू -4 और y की वैल्यू 0 पुट करेंगे तो x की वैल्यू 6। देखिए ये मेरा ग्राफ है, ज्यादा से ज्यादा कहाँ जा रहा है, 6,0 जा रहा है ना। 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 0,2 ये है मेरा सपोज A, ये है मेरा B, ये है C और ये है D। तो ये है हमारा 0,2, तो यहाँ आ जाएगा A, 6,0 B हो जाएगा 1 2 3 4 5 6, ये हो जाएगा आपका B और C हो जाएगा 0, -4, तो 1 2 3 4, ये हो जाएगा आपका C और D हो जाएगा 6,0, ये हो जाएगा। ये हो गया आपका एक लाइन, ये हो गया एक लाइन। और कह रहा है एक लाइन हमें चाहिए x = 0, तो x = 0 वाली लाइन कौन सी होती है, ये y एक्सिस, जिस पर आपको x की वैल्यू हमेशा क्या मिलती है, 0। तो ट्रायंगुलर पार्क दिख रहा है आपको अब इन तीनों से क्लोज्ड, ये वाला पार्ट। ठीक है, ये है ट्रायंगुलर पार्क। तो अगर इसका हमें एरिया पूछा जाए तो हाफ बेस इनटू हाइट, तो यहां से यहां तक की दूरी और यहां से यहां तक की दूरी, तो ये तो 6 है, ये 6 है और ये 2 ऊपर 4 नीचे 6 ये भी, तो एरिया हो जाएगा आपका हाफ बेस 6 × 6 यानी 18 किलोमीटर स्क्वायर। ठीक है, क्लियर है, आसान है ना भाई ग्राफ, थोड़ा थोड़ा डर कम हुआ ग्राफ से। चलो बहुत आसान है। क्वेश्चन नंबर 18, For what value of m and n following system of the linear equation has infinitely many solution? Infinitely many solutions की अगर मैं बात करूं तो कंडीशंस याद आ रही है, a1/a2 is equal to b1/b2 is equal to c1/c2। ठीक है, तो पुट करते हैं 3/m + n and 4/2 times of m - n and 12/5m - n। ठीक है, तो मैंने आपसे कहा था कि आप इन दोनों इक्वेशंस को एक बार सॉल्व करेंगे और इन दोनों इक्वेशंस को एक बार सॉल्व करेंगे। चलिए सॉल्व करते हैं इन दोनों इक्वेशंस को। तो हो जाएगा 6m - 3n = 4m + 4n। तो यहाँ से मिलेगा 6m, 4m को इधर करूंगा तो ये 2m हो जाएगा और 3n को उधर करूंगा तो ये 7n हो जाएगा। तो 2m जो होगा वो 7n के बराबर होगा। ठीक, अब इस इक्वेशन में आएंगे तो यहाँ पर हमें मिलेगा 20m - 4 is equal to 12, 24m - 24n। ठीक है, अब यहाँ से सॉल्व करते हैं तो 24m को इस साइड या इसको इधर भेजता हूँ, सॉरी कुछ छूटा, 5m -
1 है, ओके नो वरी। चलो 24m और 24n, तो 24m 20m को उधर बेचूंगा तो 4m बचेगा, 4m माइनस 24n प्लस 4 इज इक्वल टू 0, या फिर m माइनस 6n प्लस 1 इज इक्वल टू 0, और यहाँ से m की वैल्यू कितनी हो जाएगी 7/2n, यहाँ पुट कर दूँ तो 7/2n माइनस 6n प्लस 1 इज इक्वल टू 0, तो ये हो जाएगा 7n माइनस 12n प्लस 2 इज इक्वल टू 0, यानी माइनस 5n इज इक्वल टू माइनस 2, यानी n इज इक्वल टू 2/5। अगर n इज इक्वल टू 2/5 है तो m इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, m इज इक्वल टू 7/2 इंटू 2/5, 2 से 2 कट गया तो m इज इक्वल टू आ गया 7/5। जहां तक मैं सॉल्व कर पा रहा हूं m और n की वैल्यू क्या आ जाएगी 2/5 और 7/5। एक बार आप क्रॉस वेरीफाई जरूर करिएगा। मैं आपको फिर से समझा रहा हूं कि सवाल में क्या किया मैंने, प्रोसीजर कहीं भी चेंज नहीं किया है, कोई नई चीज नहीं थी, इसलिए मैंने ये नहीं कहा कि ये सवाल बहुत टफ है, ऐसे करेंगे वैसे करेंगे, सवाल सेम है। मैं हमेशा आपको वही कहता हूं कि कंडीशंस आपको याद होती है, a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू c1/c2 फॉर द इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन। वैल्यू पुट कर दी हमने कहा था कि आप इन दोनों इक्वेशंस को एक बार सॉल्व करेंगे और इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे। इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व किया तो मुझे मिला 2m इज इक्वल टू 7n, और इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व किया तो मुझे मिला m माइनस 6n प्लस 1 इज इक्वल टू 0। यहाँ से m की वैल्यू निकालकर मैंने सब्सटीट्यूट कर दी इसमें, तो यहाँ से n की वैल्यू पहले निकल गई, n की वैल्यू निकल गई तो m की वैल्यू निकल गई। सेम काम, इजी काम, ठीक है। 2018 में पूछा हुआ है, 2015 में पूछा हुआ है, हर सेट में पूछा हुआ है। हालांकि टफ है तो हो सकता है इस साल ना पूछा जाए, फिर भी तैयार रहो। चलो क्वेश्चन नंबर 19, ड्रा द ग्राफ ऑफ द लीनियर इक्वेशन, आल्सो फाइंड द पॉइंट्स फॉर द लाइंस मीट द एक्स एक्सिस। देखिए ये ग्राफिकल है, मैंने ऑलरेडी आपको बता चुका, मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है, तो आपको सेम काम करना है, पॉइंट्स निकालने हैं, x, y निकाला, फिर इसके लिए x, y निकाला, दोनों को ले जाएंगे अपने ग्राफ पर प्लॉट कर देंगे। सपोज ये ग्राफ ऐसे मिला, एक ग्राफ ऐसे मिला, ये पूछ रहा है कि x एक्सिस को यहाँ कहाँ टच कर रहा है, मुझे नहीं पता कि कैसे टच करेगा। वेयर द लाइन मीट द, फाइंड द पॉइंट्स, जहां पे ये x एक्सिस को मिलेगा ये पॉइंट और ये पॉइंट बता देना है आपको, ठीक है, क्लियर। तो इसको आप अपने से सॉल्व करेंगे। चलिए ये वर्ड प्रॉब्लम है, क्वेश्चन नंबर 20, बढ़िया सवाल है, वर्ड प्रॉब्लम, कॉस्ट रिलेटेड वर्ड प्रॉब्लम है, सवाल आ सकता है, पढ़िए ध्यान से। अरुणा हैज ओनली 1 rupees and 2 rupees coins with her if the total number of coins that she has 50। अरुणा के पास 1 रुपए का कॉइन है और 2 रुपए का कॉइन है। अगर उसके पास टोटल नंबर ऑफ कॉइन 50 है, यानी कुल सिक्के 50 है, एंड द अमाउंट ऑफ मनी विथ हर इज 75, यानी टोटल अगर पैसा पता किया जाए उसके पास रुपया है कितना, तो वो 75 रुपया है। देन फाइंड द नंबर ऑफ ₹1 एंड ₹2 कॉइन। तो मान लेते हैं कि उसके पास 1 रुपए का कॉइन x है और 2 रुपए का कॉइन y है। नंबर ऑफ कॉइन की बात करूं, x 1 रुपए का कॉइन है और y 2 रुपए का कॉइन है, तो टोटल है उसके पास 50 कॉइन। और पैसे की मैं बात करूं तो 1-1 रुपया का अगर x कॉइन है तो मेरे पास x रुपया हो जाएगा, और 2-2 रुपए के y कॉइन से तो मेरे पास 2y रुपीज हो जाएगा। सपोज तुम्हारे पास 5 सिक्के होते हैं 2-2 रुपए के, तो कितने रुपया होते हैं, कहोगे भैया 2 पचे 10, ठीक है, 2 पचे 10, तो टोटल पैसा कितना है इसके पास 75। बस अब आप सॉल्व कर लो, x का कोएफिशिएंट बराबर है तो नेगेटिव लगा दिया, यहाँ पे माइनस किया तो यहाँ पे माइनस y इज इक्वल टू -25, देन y इज इक्वल टू कितना आ गया 25, यानी उसके पास 25 सिक्के 2 रुपए के हैं, तो x की भी वैल्यू कितनी आ जाएगी, पुट कर दोगे तो 25, यानी उसके पास 25 सिक्के 2 रुपए के और 25 सिक्के 1 रुपए के। इसको आंसर्स के फॉर्म में लिख देंगे आप, आसान था। चलो क्वेश्चन नंबर 21, सॉल्व द बिलो साइमल्टेनियस इक्वेशन। साइमल्टेनियस इक्वेशन मतलब पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, ठीक है। सॉल्व करना है आपको, एलिमिनेशन से कर लीजिए, सब्स्टिट्यूशन से कर लीजिए, ग्राफिकल से कर लीजिए, जब तक आपको स्टेटेड ना हो, आपको जो मन करे वो आप कर सकते हैं, ठीक। तो यहाँ पर मेरे लिए आसान एलिमिनेशन होगा, यहाँ पर x का कोफिशिएंट 3 है और यहाँ पर x का कोफिशिएंट 9 है। मैं ऊपर वाले क्वेश्चन में 3 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो इसका भी कोफिशिएंट क्या हो जाएगा 9, तो मैं इसको 3 से मल्टीप्लाई करके यहाँ लिख रहा हूँ 15y और 12। दोनों का साइन सेम है तो मैंने नेगेटिव का साइन माइनस कर दिया, ये प्लस और ये माइनस, ये कट गया, यहाँ पर बचा 13y और यहाँ पर बचा कितना 5। गड़बड़ कर रहा हूँ बता दीजिएगा, 3 त्रिक 9, 3 पच्चीं 15, 3 चौका 12, 9x माइनस कर दिया प्लस 13y 7 माइनस 5, ये माइनस आएगा,
तो y इज इक्वल टू कितना आ गया, -5/13। डरना नहीं है, आराम से वैल्यू पुट करते हैं, गलत होगा तो देखा जाएगा। x की वैल्यू निकालते हैं, 3x - 5 इंटू -5/13 इज इक्वल टू 4। तो 3x + 25/13 इज इक्वल टू 4। देन 3x इज इक्वल टू 4 - 25/13, यानी 52 - 25/13 इज इक्वल टू 27/13। 3x बराबर है, तो x बराबर क्या हो जाएगा, 9/13। ठीक है, तो x और y की वैल्यू किस प्रकार है, कुछ ऐसी है। 9/13 x की वैल्यू है और -5/13 y की वैल्यू। एक बार आंसर्स वेरीफाई करिएगा। ठीक है भाई, क्या लगाया है यहाँ पर, एलिमिनेशन, सिंपल एलिमिनेशन। प्रोसेस सेम रहेगा, एक कोफिशिएंट को बराबर करेंगे, अगर साइन सेम है तो सब्ट्रैक्ट करते हैं और अगर साइन डिफरेंट है तो ऐड करते हैं। ठीक है भाई, चलो क्वेश्चन नंबर 22, इनकम और एक्सपेंडिचर का सवाल है, थोड़ी बेसिक नॉलेज होनी चाहिए इस सवाल को लगाने के लिए। आइए, द इनकम ऑफ टू पर्सन C and B आर इन द रेशियो 8:7 and the ratio of their expenditure is 19:16. If their savings are rupees 2550 per month, find their monthly income. उनके महीने की कमाई बताओ। तो यार दो आदमी है A और B, उनके महीने की इनकम का रेशियो दिया गया है 8:7। तो मान लेते हैं कि वो महीने का A कमा रहा है 8x रुपीज और B कमा रहा है 7x रुपीज, तभी तो 8x/7x कितना हो जाएगा, 8/7। ठीक है, ये हमने मान लिया इनकम। अब बात करता हूं मैं एक्सपेंडिचर का। तो ए मान लो खर्च कर रहा है कितना, 19y, और बी मान लो खर्च कर रहा है कितना, 16y, तभी तो आपको 19y/19 16y इज इक्वल टू 19/16 मिलता है। ठीक? आपको एक चीज पता होनी चाहिए कि जो सेविंग होती है आपकी, बचत क्या होती है, सेविंग इज इक्वल टू होता है इनकम, कमाई माइनस खर्च, ये है क्या सेविंग। ठीक है, यानी आपको मैंने 10 रुपए दे दिए, आप 10 रुपए आपको मिल गया, आप गए बाजार 5 रुपए का समोसा खाएं, तो आपके पास बचत कितना हुआ, चलो 2 रुपए का टॉफी भी खरीद लिया, 7 रुपया खर्च कर दिया, अब बचा कितना, 3 रुपए। यानी आपके पास जितना मिला था, यानी आपकी जितनी कमाई हुई थी उसमें से खर्चे को बाहर कर देंगे तो आपकी सेविंग आ जाती है। सेम काम यहां कर लेंगे। ए व्यक्ति के पास बचा हुआ अमाउंट कितना है, 2550, यानी 8x रुपीज वो कमाया है, निकाला कितना, 19y, बचा कितना, 2550। सिमिलरली जो बी आदमी है वो 7x कमाया है, उसने खर्च कितना किया है, 16y, अब उसके पास बचा कितना, 2550। ठीक है, थोड़ा ये कैलकुलेशन वाला सवाल है, छोड़ के जाऊंगा आपके लिए। क्या करना है, एलिमिनेशन से करने की कोशिश करेंगे। इस इक्वेशन में 7 से मल्टीप्लाई करेंगे और इस इक्वेशन में 8 से, तब जाके इसका कोफिशिएंट 56x हो जाएगा और इसका कोफिशिएंट 56y, इसका भी हो जाएगा 56x - 7 9 63, 7 एकम 7 6 13, 133y, 7 5 35, 7 5 35 3 38, 7 2 14 3 17, 17 850, 8 7 56x -8 6 48, 16 8 128 y इज इक्वल टू 8 5 40, 8 5 40, 4 44, 8 2 16 4 20। सेम हो गया तो माइनस कर देंगे, -5y इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, यहाँ 20 400 में से घटाएंगे तो 50, 8 3 बचा 8 5 13 और 17 2 19, 2550। तो y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, y इज इक्वल टू हो जाएगा 5 5 25, 5 एकम 5 510, y की वैल्यू आ जाएगी 510। अगर y की वैल्यू 510 है तो x की वैल्यू क्या होगी, क्या पूछ रहा है, फाइंड देयर मंथली इनकम, x निकालना होगा। 7x माइनस 16 एकम 16, 16 5 80, 80 की 81 से 60 इज इक्वल टू 2550। तो 7x इज इक्वल टू हो गया, उधर कर देंगे 6 5 11, 5 1 6 1 7 और 8 2 10। ठीक है, 10,700। x की वैल्यू सीधी सीधी नहीं आएगी क्या, 6 5 11, अच्छा ये 6 5 11 है, 6 5 11, 5 1 6 1 7, 8 2 10,
7 से काटेंगे 1, 3, 7 × 5 = 7 × 21, ठीक है। तो एक आदमी की कमाई है 10,710, एक्स की वैल्यू निकाल लेंगे तो 8x की वैल्यू निकल जाएगी, 7 × 7, 7 × 5 = 35, 7 × 21, 1530 एक्स की वैल्यू है। अगर हम इसको 8 से मल्टीप्लाई कर दें तो ए का इनकम आ जाएगा। ये बी की इनकम है 7x और ए का इनकम कितना हो जाएगा, ए का हो जाएगा आपका 8 × 3 = 24, 8 × 40 = 2 = 42, 8 × 8 = 4 = 12, 12,240 एक आदमी कमा रहा है और एक आदमी 10,710, ठीक है। इनकम ही आपसे पूछा हुआ है, कुछ नहीं था सवाल में। आपके लिए जरूरी क्या था, ये समझना, आपके लिए जरूरी था ये समझना, देन आफ्टर यू हैव टू सॉल्व, दिस इज योर वर्क। वो भी मैंने कर दिया, मैं तो यही प्लान में था कि नहीं करने वाला हूं, ठीक है भाई। क्लियर है सभी लोगों को? चलो क्वेश्चन नंबर 23 ऑन स्क्रीन। A lending library has a fixed charge for the first 3 days and an additional charge for each day thereafter. ये सवाल बहुत बार पूछा जाता है इस तरीके का, तो सीख लीजिएगा। एक उधार देने वाली लाइब्रेरी जो है हैज ए फिक्स चार्ज, कुछ फिक्स चार्ज है उसका शुरुआत के 3 दिनों के लिए, और एडिशनल चार्ज पर डे के हिसाब से वो लेती है। सृष्टि पेड 27 फॉर ए बुक केप्ट फॉर 7 days। सृष्टि ने 27 रुपए दिया और उसने 7 दिन लिया है, तो 7 दिन में उसके 3 दिन तो फिक्स होंगे और 4 दिन वो रोज का पैसा देगी, ठीक। वाइल रेखा पेड 21 रुपए, रेखा 21 रुपए देती है, ये सृष्टि देती है और ये रेखा देती है, ये 21 रुपए देती है। फॉर द बुक सी हैज केप्ट फॉर 5 days, तो इसने 3 दिन तो इसको फिक्स चार्ज देना पड़ेगा और 2 दिन का रोज का रुपया देना पड़ेगा। तो मान लेते हैं कि फिक्स चार्ज कितना है, x रुपीज, यानी 3 दिन के लिए लोगों को x रुपीज तो देना ही देना है, ठीक है। 3 दिन का x रुपये फिक्स हो गया और हर दिन का y रुपीज मैं ले रहा हूं, तो 4y इससे लूंगा और इससे 3 दिन का x रुपीज ले लिया, बचा हुआ 2 दिन का 2y लूंगा। बस सॉल्व कर दो, माइनस माइनस माइनस, ये कट गया, ये 6 हो गया, ये 2y हो गया, तो y = 3, यानी 3 रुपया पर डे वो ले रहा है। और x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो x = 21 - 6 यानी 15, 15 रुपया तो वो लेगा ही लेगा, ठीक है। तो फिक्स चार्ज कितना हो गया, फिक्स चार्ज हो गया आपका 15 रुपीज, और पर डे का चार्ज कितना हो गया, पर डे का चार्ज हो गया 3 रुपीज, ठीक है भाई। फिक्स चार्ज को हमने माना x रुपीज और पर डे का चार्ज हो गया y रुपीज, यानी 1 दिन का y रुपया, 2 दिन का 2y, 3 दिन का 3y, 4 दिन का 4y। फिक्स चार्ज अगर वो 3 दिन ले लिया तो बचा वो कितना, 4 दिन वो एक्स्ट्रा ले गई, तो हर दिन के लिए वो 1-1 y देगी, तो 4 दिन के लिए 4 y देगी। टोटल रुपया कितना दी, x फिक्स चार्ज प्लस 4y = 27। डन। चलो ये है फ्रैक्शन वाला सवाल। A fraction become 1/3 when a 2 is subtracted from the numerator and it becomes 1/2 when 1 is subtracted from the denominator. Find the fraction. जब भी आपसे फ्रैक्शन पूछा जाएगा तो आप फ्रैक्शन को मानेंगे x/y, ठीक है। फ्रैक्शन को मान लिया x/y, ऊपर वाले को कहते हैं न्यूमरेटर, नीचे वाले को कहते हैं डिनोमिनेटर, ठीक है, डिनोमिनेटर। चलिए, तो एक फ्रैक्शन जो है x/y में कह रहा है कि अगर न्यूमरेटर में से 2 सब्सट्रैक्ट कर दिया जाए, यानी x - 2/y कर दें हम, तो हमें क्या मिलेगा 1/3, और कहता है कि इट बिकम्स 1/2 व्हेन 1 इज सब्सट्रैक्टेड फ्रॉम द डिनोमिनेटर, और कहता है कि x/y में से अगर आपने क्या किया 1 सब्सट्रैक्ट कर दिया तो आपको क्या मिलेगा 1/2। तो सॉल्व करिए, x इसको 3x - 6 = y, और यहां से 2x = y - 1, y की वैल्यू पुट कर दीजिए, इसमें सब्स्टिट्यूट कर दीजिए। 2x = 3x - 6 - 1, 3x को इधर करिए, -x = कितना आ जाएगा -7, देन x = 7, x = 7 हो जाएगा, तो y = 7 × 21, 21 में से 6 गया 15। तो फ्रैक्शन क्या हो जाएगा, फ्रैक्शन इज 7/15, समझे। देखो अब फ्रैक्शन 7/15 आ गया, x/y, ऊपर में से 2 घटाओगे तो 5/15, तो 1/3 हो जाएगा। नीचे में से अगर 1 घटाओगे तो 7/14, 1/2 हो जाएगा, यानी हमारा आंसर सही है। चलो क्वेश्चन नंबर 25। A part of monthly hostel charge is fixed and the remaining depends on the number of days one has taken food in the mess. Okay. When Swati takes food for 20 days, she has to pay 3,000 रुपए as a hostel charge, where Mansi who take food for 25 दिन has to pay 3,500 रुपए as a hostel charge.
फाइंड द फिक्स चार्ज एंड द कॉस्ट ऑफ द फूड पर डे। सेम काम वही जो पहले किया था, एक्स रुपीज फिक्स चार्ज हो गया और पर डे यानी 20 दिन के लिए वाई रुपीज, एक दिन का खाना, उसने कितना रुपए दे दिया, 3000 रुपए ना। और मानसी ने एक्स रुपीज फिक्स चार्ज देगी और ये कितने दिन रही, 25 दिन रही, और इसने कितना दे दिया, 3500 रुपए। सॉल्व कर लीजिए, माइनस 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 कट गया, -5y इज इक्वल टू -500, देन y इज इक्वल टू 100, यानी 100 रुपए आपको पर डे का देना है, तो x कितना आ जाएगा, 1000, यानी ये है आपका फिक्स चार्ज और ये है आपका पर डे का चार्ज। ठीक है, 1000 रुपए तो आपको देना ही देना है, उसके बाद 500 रुपया रोज का आपके खाने का लगेगा। डन। चलिए क्वेश्चन नंबर 26 एंड द लास्ट क्वेश्चन, इट इज बेस्ड ऑन केस बेस्ड क्वेश्चन। ये आपको करना है, समझा देता हूं। Two schools P and Q decided to award prizes to their student for 2 games of hockey ₹X per student and cricket Y rupees per student। ठीक है, School P decided to give total 9500 for the 2 games to 5 and 4 student, यानी 5x प्लस 4y से स्कूल P ने दे दिया 9500 रुपए, वाइल Q स्कूल ने क्या किया, 7370, कितने बच्चों को, 4 और 3 को रेस्पेक्टिवली, यानी 4x प्लस 3y इज इक्वल टू 7370। सवाल अब पढ़ते हैं। रिप्रेजेंट द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन अलजेब्राइकली, हमने रिप्रेजेंट कर दिया। व्हाट इज द प्राइस अमाउंट ऑफ हॉकी, हॉकी के लिए आप x माने हैं, यानी x की वैल्यू फाइंड करिए। प्राइस अमाउंट ऑन विच गेम इज मोर, किसके लिए ज्यादा है, एंड बाई हाउ मच, यानी x और y की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है। व्हाट विल बी द टोटल प्राइस ऑफ अमाउंट आर 2 स्टूडेंट ईच ऑफ द 2 गेम्स। ठीक है, तीनों क्वेश्चंस आपको होमवर्क करने हैं और कमेंट बॉक्स में आपको आंसर बताना है। ठीक है, क्लियर, डन। चलिए, वेरी इजी चैप्टर, उम्मीद करता हूं कि आपको कहीं कोई समस्या नहीं आई होगी। सिंपली आपके पास इक्वेशंस आएंगे और आपको उसको सॉल्व करना है। ठीक है, चलिए, तो इसका जवाब आप कमेंट बॉक्स में कर दीजिएगा। कहीं कोई चीज पढ़ने में लिखने में प्रॉब्लम आ रही होगी तो नोट्स जाकर कहां से डाउनलोड करेंगे, रैंकर्स बोर्ड्स के टेलीग्राम से, वहीं पर आपको इसका वो भी मिल जाएगा, क्या कहते हैं, प्रैक्टिस शीट। ठीक है, चलिए, दैट्स ऑल, थैंक यू सो मच, बाय बाय, जय हिंद।